चलो आगे देखो, हम सब पढ़े थे रासायनिक सामग्री। चलो आगे देखो, रासायनिक साम्य। आगे डालो सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास, एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान। देखो समझो, सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है, ठीक। देखो समझो, एक्टिव मास किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को हम लोग कहते हैं कि उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान। देखो, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। इसे बड़ा कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। यानी सक्रिय द्रव्यमान बराबर लिखते हैं पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या बटे पदार्थ का आयतन, पदार्थ का आयतन। मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार। पदार्थ का अणु भार, ठीक। बोलो 15। अब बताओ सक्रिय द्रव्यमान हो तो क्या हो जाएगा, पदार्थ के मोल संख्या क्या है, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार। क्या लिखेंगे हम, सक्रिय द्रव्यमान बराबर तो क्या लिखेंगे, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार बटे पदार्थ का आयतन, पदार्थ का आयतन, ठीक। पदार्थ का आयतन। यहां देखो
किसी पदार्थ के भार को हम लोग दिखाते हैं W से, छोड़कर W से, और अणुभार दिखता है छोड़का M से, बटे आयतन जो होता है बड़कवा B जी, बड़कवा V से। और कभी भी तुमको आयतन लीटर में नहीं दिया रहेगा, ml में दिया रहेगा, उसको हम लोग किसी में चेंज करेंगे, ml में 1000 से भाग देते हैं। इसको हल करोगे आएगा W गुणे 1000 बटे B गुणे M, ये होता है सक्रिय द्रव्यमान बराबर सक्रिय द्रव्यमान बराबर फार्मूला, ठीक। अब सक्रिय द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? सक्रिय द्रव्यमान का मात्रक मोल संख्या का होता है मोल, और आयतन का होता है लीटर, तो मोल प्रति लीटर। सक्रिय द्रव्यमान का आयतन मात्रक क्या हो गया? मोल प्रति लीटर, ठीक। बोलो उसको थोड़ा बड़ा से आगे लिखो। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लिखो। इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम का प्रतिपादन सन 1864 ईस्वी में गुल्डबर्ग एवं बागे ने किया था। इस नियम का प्रतिपादन 1864 ईस्वी में गुल्डबर्ग था बागे ने किया था, ठीक। उन्होंने किसी पदार्थ के अभिक्रिया के वेग, उन्होंने किसी पदार्थ के अभिक्रिया के वेग और सक्रिय द्रव्यमान अर्थात पदार्थ के सांद्रण के बीच एक संबंध स्थापित किए, जिसे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया का नियम कहते हैं। देखो इसमें, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ के, इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ के अभिक्रिया इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ के
अभिक्रिया करने की दर उसके अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के उसके अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है तथा यदि एक से अधिक अभिकारक हो तो उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक। तो इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ के अभिक्रिया करने की दर क्या होगी? उसके सक्रिय द्रव्यमान क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। तथा यदि क्या हो, एक से अधिक कारक हो तो उनके गुणनफल क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यही क्या द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। समझो क्या मैटर है इनका। मान लो, माना एक समांगी गैसीय अभिक्रिया निम्नवत है, यानी मान लो कोई अभिक्रिया है, एक ऐसी अवस्था में है, अभिकारक इसमें कितने मिला है? एक मिला। ठीक। अभिकारक एक मिला है। मान लो ये कोई मान लो प्रोडक्ट बना हमको बी। ठीक। तो जो इस अभिक्रिया की दर होगी, अभिक्रिया की दर, मान लो हमको कोई उत्पाद मिला, जो अभिक्रिया की दर होगी, अभिक्रिया की दर, अगर एक अभिकारक है, एक अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान क्या होगी? समानुपाती। यह है सक्रिय द्रव्यमान, इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड ए। तो अगर उस अभिक्रिया में एक अभिकारक है तो उस अभिक्रिया की दर जो होगी, एक अभिकारक की सांद्रता क्या होगी? अनुक्रमानुपाती। मान लो एक से अधिक अभिकारक है, जैसे मान लो अभी इसमें एक अभिकारक था, अब मैं दो अभिकारक ले लिया। कितने अभिकारक ले लिया? दो अभिकारक। मान लो इससे क्या बना? कुछ उत्पाद बना, कुछ प्रोडक्ट बना। तो अब जो अभिक्रिया की दर होगी, बोलो मत, अब जो अभिक्रिया की दर होगी क्या जी? अब जो अभिक्रिया की दर होगी वो क्या होगी? दोनों के सक्रिय द्रव्यमानों के क्या होगी? गुणनफल के। लिखांगे क्या? यदि एक से अधिक अभिकारक हो, अब कितने अभिकारक हो गए? एक से अधिक हो गए, दो हो गए। तो एक से अधिक अभिकारक हो तो उनके गुणनफल क्या होते हैं? अनुक्रमा, यानी कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड बी। कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग? कंसंट्रेटेड है यानी ए की सांद्रता, कंसंट्रेटेड बी की सांद्रता। ठीक। तो नियम पहले समझो, क्या नियम था? इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ के अभिक्रिया करने की दर उसके अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। तो यदि एक से अधिक क्या हो अभिकारक हो तो उनके क्या होता है? गुणनफल के। यही है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। इसको लिखो, फिर आगे हम बात करते हैं। करो फटाक से, टाल लो, आगे लिखो यार। चलो समझो, और उसको प्रूव करते लिखो, जो समझो पहले। चलो लिखना किसी पर समझो इधर,
माना एक उत्क्रमणीय समांगी अभिक्रिया निम्नवत है। देखो जरा समझो पहले। ए है कंसंट्रेटेड ए, अब गैसीय अवस्था में किसमें है? मानक उत्क्रमणीय समांगी गैसीय अभिक्रिया। गैसीय कहना कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कंसंट्रेटेड बी गैस में सब क्या बना? इसमें प्रोडक्ट क्या बना? कंसंट्रेटेड सी। मान लो ए प्लस बी अभिक्रिया थी, बना इससे क्या जी? सी प्लस डी। सब किस फॉर्म में है? गैसीय अवस्था में। ठीक, तो यह कैसी अभिक्रिया है? ये विकारक है। क्या है? और ये क्या है? उत्पाद। ठीक, यहां पर हम लोग लगाएंगे द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम। बोलो मैं फादर, यहां लगाएंगे द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार, द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियमानुसार क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? हम लोग लिखेंगे अग्र क्रिया की दर। बोलो मत, अग्र क्रिया की दर। ठीक, अग्र क्रिया की दर। तो इसको हम दिखाएंगे थे जी फॉरवर्ड रिएक्शन। चलो आर एफ, ये क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन। तो जो अब अग्र क्रिया की दर होगी क्या होगी? द्रव्य अनुपातिक क्रिया में क्या कहा गया? अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती, यानी कंसंट्रेटेड ए फिर गुणा कंसंट्रेटेड बी। सही है? कंसंट्रेटेड हटाएंगे क्या आएगा? बोलो आर एफ। जब भी प्रोपोर्शनल हम लोग हटाते क्या था? कांस्टेंट आता। क्या था? एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मान लो क्या आ गया? के एफ। क्या आ गया? ये क्या है? अग्र क्रिया का वेग स्थिरांक। क्या जी? एक स्थिरांक है। तो कैसा स्थिरांक है? अग्र क्रिया का वेग स्थिरांक है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? वेग स्थिरांक है। ठीक, यहां पर हो गया कंसंट्रेटेड ए गुणे कंसंट्रेटेड बी। समीकरण क्या मान लो इसको? एक मान लिख लेना। जहां के एफ अग्र अभिक्रिया का क्या है? वेग स्थिरांक है। वेग स्थिरांक है। सही है? बताओ। इसी प्रकार से हम लोग पश्च क्रिया के लिए क्या लिखेंगे? एक और क्रिया है, विकारक उत्पाद है, इसको हम बोलते हैं अग्र क्रिया। इसको क्या बोलते हैं? पश्च क्रिया, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। पश्च क्रिया की दर इसी प्रकार निकलेगा। पश्च क्रिया की दर क्या लिखेंगे? बैकवर्ड रिएक्शन आरबी। क्या लिखेंगे? आरबी। तो आरबी भी किसके प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेटेड सी गुणे कंसंट्रेटेड। यही है द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम। चाहे वह विकारक हो चाहे वह उत्पाद हो, उसके सक्रिय द्रव्यमानों गुणनफल क्या होता है? अनुपाती होता है। इसको फिर हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा ना। क्या लिखेंगे? आर बी बराबर क्या लिखोगे? के बी
कंसंट्रेटेड सी, कंसंट्रेटेड डी। समीकरण 2। केबी क्या है? जहां केबी पथ अभिक्रिया क्या है? वेग स्थिरांक है। जहां केबी पथ अभिक्रिया का क्या है? वेग स्थिरांक है। वेग स्थिरांक है। सही है। समीकरण 1 और 2 देखो क्या मिलेगा हमको। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से होता क्या है? साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया की जो दर होती है क्या होती है? पथ अभिक्रिया दर क्या होती है? बराबर हो जाती है। यहां लिखेंगे हम, ठीक। साम्यावस्था पर क्या होता है? अग्र अभिक्रिया की दर, यानी आरएफ बराबर होता है किसके जी? आरबी के। बताओ आरएफ का मान कितना है? केएफ बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, ठीक। सबकी तो मान के प्रूफ, ध्यान रहे चीज। कितना दिया बोलो? केएफ कंसंट्रेटेड है। ये नहीं समझोगे आगे भी समझ नहीं आएगा, पूरा इसी पर निर्धारित है। कंसंट्रेटेड बी बराबर के बी, कंसंट्रेटेड सी, कंसंट्रेटेड डी। बताओ, थोड़ा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं, थोड़ा सा सही रहेगा, ठीक। तो केएफ यही रहने दो, के भी पहले चले आओ, ठीक। बराबर हो जाएगा कंसंट्रेटेड सी गुणे कंसंट्रेटेड डी बटे कंसंट्रेटेड ए कंसंट्रेटेड बी। और ध्यान रहे केएफ अपान केबी को हम लोग कहते हैं वेग स्थिरांक। क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक बोलते हैं, ठीक। ठीक, ये अब क्रिया हो गई। इसको तुम आगे भी लिख सकते हो। उतारो, इसको उतार लो। इसी को हम लोग दिखाते हैं केसी से, वेग स्थिरांक को कैसे दिखाते हैं। कंसंट्रेटेड सी गुणे कंसंट्रेटेड डी, तो कंसंट्रेटेड है गुणे कंसंट्रेटेड बी, ये हो गया केसी बराबर, ठीक। उतारो, फिर समझाते हैं आगे। उतारो उसको, चलो आगे लिखो। डालो साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक डालो, साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक ई क्यू यू आई एल आई बी आर आई यू एम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बोलो माजी, कांस्टेंट लिखो। इसकी दो परिभाषा लिखो। किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान, उत्पाद है, उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान, उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल द्रव्यमानो कर लो, वहां पर द्रव्यमानो वो लगा दो, का गुणनफल और अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल और अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों
और अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। साम्य स्थिरांक कहते हैं। अथवा एक बात लिखो, अथवा किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, यह है अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। साम्य स्थिरांक कहते हैं। लिखो, इसे केसी से लिखा गया। केसी पूछा गया पेपर में कई बार, ध्यान रहे। साम्य स्थिरांक किसे कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है। इसे केसी से प्रदर्शित करते हैं। केसी लिखा गया यहाँ पर, केसी परिभाषा मैंने 2 लिखवाया। इसे केसी से प्रदर्शित करते, इस सूत्र को लिखो, फिर आगे हम बात करते हैं जो नीचे लिखा गया है। ठीक, यहां लिखना, क्या लिखोगे? केसी बराबर क्या लिखोगे जी? के एफ अपान क्या लिखोगे? के बी, ऊपर लिखा गया है। यानी अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और हम लोग कहते हैं क्या है? साम्य स्थिरांक। ठीक, चलो फटाक से अरे लिखो। अगर हमको कोई उत्क्रमणीय समांगी गैसीय अभिक्रिया दी गई है, ये जो हम समझते चल रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसका हर एक पार्ट में क्या रोल है। ठीक, हंसो मत, सबसे मेन अभिक्रिया यही है। आगे तुम पढ़ोगे केपी और केसी संबंध पूरे से डिपेंड करेगा। ठीक, मान लो जो अभिक्रिया दी गई है, इस अभिक्रिया में मान लो मोलों की संख्या भी दी गई है। अब मोलो संख्या क्या होता है? मान लो ये 2 यहां पर लगा दिया, ए बी के साथ बी, सी के साथ सी, डी के साथ डी। एक है इसके मोलों की संख्या है। जैसे मान लो, देखो इधर, अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा, सीख रहे हो ना? समझ लो, तुमको दे दिया 2H2 प्लस 3N2 बराबर बनता क्या है? 2NH3 बनता नहीं बनता है? 3H2 होता है, बनता है ना? बताओ यहां पर हाइड्रोजन कितने मोल है? 3 मोल। ये 3 मोल है, मतलब हाइड्रोजन कितने मोल लिए गए हैं? 3 मोल। यहां पर अमोनिया कितने मोल हमको मिले हुए हैं? 2 मोल। मतलब जब हाइड्रोजन के 3 मोल और नाइट्रोजन के 1 मोल से अभिक्रिया कराओगे तो अमोनिया कितने मोल मिलेंगे? 2 मोल। यह है मोलों की संख्या, यह है मोलों की संख्या। उसी प्रकार से यहां पर ए के मोल कितने हैं? ए, बी के मोल, सी के मोल, डी के मोल, सब अभिक्रिया के लिए इंपॉर्टेंट है, चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे? तो पूरा मैं लिखा, उसमें मिटा नहीं मैं। तो अग्र अभिक्रिया की दर जब लिखेंगे तो पूरा यही रहेगा, बस जो मोलों की संख्या होती है वो उसके चले जाती पावर में। कहा दे दीजिए? पावर में। तो कंसंट्रेटेड ए तो रहेगा, लेकिन ए के मोल कितने हैं? ए है, तो यही कहां पावर लगा दोगे? ऊपर। कैसे पढ़ोगे? कंसंट्रेशन ए पावर ए, कंसंट्रेशन बी की पावर बी। यहां भी क्यों देगा? प्रपोर्शन हटाओगे बराबर लगेगा, एक कांस्टेंट आएगा,
तो कंसंट्रेशन एक पावर, कंसंट्रेशन बी की पावर, एक बन गया क्रिया है। ऐसे जहां के क्या है, अग्र क्रिया का वेग, ऐसे किसके लिखोगे, आरबी। बताओ इसके किसी की मोल कितने हैं, ये मोल है। मोल मीन्स अणुओं की संख्या, अणु। तो कंसंट्रेशन सी पावर, कंसंट्रेशन डी की पावर डी। यहां भी कंसंट्रेशन सी पावर सी, कंसंट्रेशन डी की पावर डी। सही है। आगे देखो, समीकरण एक और समीकरण दो से तो क्या निकलेगा मतलब, यहां भी वही लिखोगे, कंसंट्रेशन ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी, डी की पावर सी पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, डी की पावर सी पावर सी, डी की पावर ए की पावर डी पावर। ये बन गया प्रक्रिया। ठीक, ये काम दे उसको उतारो पहले, हाँ फिर से उतारो।